बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अनदर वीडियो लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ़ मदरहुड। सेफ़ मदरहुड्स बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक टॉपिक है और इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हम MCH जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ होते हैं उसकी सर्विसेज को डिस्कस करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन, उसके कंसेप्ट और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माइनर एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इसकी मैनेजमेंट, और इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान, हाई रिस्क मदर प्रेगनेंसी और इसके अलावा नीड ऑफ रेफरल इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइडलाइन फॉर द एंटीनेटल असेसमेंट, उसकी केयर और टीचिंग वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ मदर फॉर होम डिलीवरी, मतलब ये तमाम हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स। MCH प्रोग्राम क्या होता है? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एक ऐसा प्रोग्राम्स होता है कि जिसका मकसद होता है ताकि फैमिली प्लानिंग की क्वालिटी को बेहतरीन किया जा सके, और इसके अलावा जो मैटरनल और इसके अलावा न्यूनेटल और चाइल्ड हेल्थ की जो सर्विसेज होती है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। न्यूट्रिशनल और वाटर सैनिटेशन और इसके अलावा हाइजीन प्रैक्टिसेस उसको जो है प्रमोट कर सके, उसको बेहतर कर सके, और इसके अलावा हेल्थी ग्रोथ को भी बेहतर किया जा सके, और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन उसको भी जो है बेहतर कर सके। ये बेसिकली मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इसी तरह मैटरनल चाइल्डहुड मोर्टेलिटी के मतलब ये होता है कि जो मैटरनल कहते हैं मदर को, और चाइल्डहुड कहते हैं बच्चे को, इन दोनों की जो मोर्टेलिटी होती है, जो डेथ रेशियो होती है, उनको रिड्यूस करना, और इसके अलावा मॉर्बिडिटी मतलब जो डिजीज़ रेशियो होता है उसको रिड्यूस करना। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ मदर्स और चिल्ड्रंस, उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ये बेसिकली मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का जो सेंटर होता है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर, उनके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है उसमें फैमिली प्लानिंग होता है, हेल्थ सर्विसेज आता है, हेल्थ एजुकेशन आता है, उसकी प्रिवेंशन, और इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि नाइजीरिया, गोनोरिया है, सेफलिस है, ट्रेपोनिमा पैलिडम है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। फ्रीडम टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग टू अ हेल्थी सेक्स लाइफ, ठीक है, इसको फ्रीडम होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी हेल्थफुल या इसके अलावा हेल्थी सेक्स लाइफ को मेंटेन कर सके। इसके अलावा असिस्ट टू अप्रोप्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज जो होती है उनको असिस्ट करना ये भी ज़रूरी होता है। सेफ़ और इफ़ेक्टिव, इसी तरह अफोर्डेबल एक्सेस जो है फैमिली प्लानिंग मेथड्स अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सेफ़ होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और इसके अलावा अफोर्डेबल जो है होना चाहिए। इसी तरह अप्रोप्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को जो है एक्सेस, यानी उन तक जो रसाई है वो ज़रूरी है, पॉसिबल होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वुमेन बॉडी जो है वो चेंज होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वेस में, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ जो मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं उसके इफेक्ट बॉडी के ऊपर होता है। दिस चेंजेस कैन समटाइम भी अनकम्फर्टेबल, कुछ ऐसे चेंजेस अनकम्फर्टेबल होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है नॉर्मल्स होते हैं। और इसके अलावा इनेबल हर टू नरिश एंड प्रोटेक्ट द फीटस, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं कि वो अनकम्फर्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, और उसकी वजह से जो फीटस होता है उसकी प्रोटेक्शन भी मिलती है और उसको नरिशमेंट भी मिलती है। तो सबसे पहले जो चेंजेस आती है वो एस्ट्रोजन और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंदर चेंजेस आते हैं। वुमेन जो होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, वो प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। एस्ट्रोजन का काम ये होता है कि यूट्रस को ग्रो करता है और इसके अलावा यूट्रस की तरफ और यूट्राइन वॉल्स की तरफ और उसके टिश्यूज़ की तरफ ब्लड फ्लो को जो है प्रमोट करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, और प्लाजेंटा को भी ब्लड फ्लो की जो रफ्तार होती है उसको मेंटेन रखती है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन रखती है, ठीक है, उसको हेल्थी रखती है थ्रू आउट द इंटायर प्रेगनेंसी। इसके अलावा चेंजेस इन बॉडी वेट, प्रेगनेंसी में जो सेकंड अलाइनमेंट आता है वो बॉडी वेट होता है। सम डिग्री ऑफ वेट गेन जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। कुछ वेट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, अराउंड 12 kg वेट, ठीक है। लास्ट टाइम जो एंटीनेटल विजिट था उसमें हमने डिस्कस किया था। एनलार्जिंग यूट्रस, क्योंकि यूट्रस जो है लार्ज आता है। तो इसके अलावा जो फीटस होते हैं वो इनसाइड ग्रो करता है, उसकी प्लाजेंटा होती है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और इसके अलावा बॉडी फैट्स के तादाद में भी इजाफा होता है, और इसके अलावा वाटर रिटेंशन जो है वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वेट गेन के, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
इसके अलावा स्लाइट लॉस ऑफ वेट भी हो सकता है अर्ली प्रेगनेंसी में। अगर एक वुमेन जो है, एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एक्सपीरियंस करे एक नोज़िया एंड वोमिटिंग को, दैट कंडीशन इज कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस। यू मस्ट रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से। ओके इसके अलावा एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वेट ऑफ अ हेल्थी वुमेन, ठीक है, वो इन एवरेज वेट जो है वो बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। वेयर देयर इज़ अ सिंगल बेबी एज फॉलोज, अगर एक सिंगल बेबी है तो अबाउट 2 kg जो होते हैं इन टोटल फर्स्ट 20 वीक्स में जो है 2 kg वेट जो बढ़ जाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 0.5 kg जो है पर वीक पर बढ़ता है, यानी कि शुरू के 20 वीक्स से जो है 2 kg वेट बढ़ता है, और 20 वीक्स से लेकर 40 वीक्स के दरमियान हर एक वीक में जो है 0.5 kg, ठीक है, यानी आधा किलो वेट जो है वो बढ़ जाते हैं, और टोटल जो है 9 से लेकर 12 kg जो है वेट जो बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग एंटायर प्रेगनेंसी। सेकेंड जो कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, अब कार्डियोवास्कुलर चेंजेस भी आते हैं क्योंकि प्लाजेंटा की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाती है, ठीक है, और टिश्यूज़ की तरफ प्लाजेंटल टिश्यूज़ ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है, ब्लड की फ्लो बढ़ जाती है। ये चीज़ें क्या करती है, कार्डियोवास्कुलर के ऊपर जो इफेक्ट लाती है, ठीक है। हार्ट जो होते हैं वो अडाप्ट हो जाते हैं, उसकी कार्डिक डिमांड जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान इन मैनी वेज। जैसे कि कार्डिक का आउटपुट अगर इंक्रीज़ होगा थ्रू आउट द अर्ली प्रेगनेंसी और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पिक पे चले जाते हैं, ठीक है, 30 से लेकर 50% तक। तो बेसल लाइन से भी ये बढ़ जाता है। यूट्राइन इनलार्जमेंट बियॉन्ड 20 वीक्स के बाद यूट्रस जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, और उसकी वजह से जो इन्फीरियर वेना केवा होता है, ठीक है, जो वेन होती है जो यूट्रस के साथ होती है एब्डोमेन के अंदर, वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और उसके नतीजे में रिटर्न ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट की तरफ जो मदर के हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो नहीं आती, क्योंकि यूट्रस जब ग्रो करता है तो उसका प्रेशर नीचे इन्फीरियर वेना केवा के ऊपर आता है, और उसकी वजह से जो रेस्ट ऑफ ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ रिटर्न नहीं आती। एज अ रिजल्ट हेल्थी प्रेगनेंसी या हेल्थी प्रेग्नेंट पेशेंट जो है इन सपाइन पोजीशन और लॉन्ग स्टैंडिंग कैन एक्सप्रेस सिम्टम ऑफ हाइपोटेंशन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन होगी और सपाइन पोजीशन में रहेगी या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में रहेगी तो उसको जैसे हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट में भी कुछ चेंजेस आते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट के हवाले से प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसकी साइज़ ऑफ यूरिटर जो है इनलार्ज हो जाती है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम्स और इसके अलावा वास्कुलेचर वो बढ़ जाते हैं। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम की वजह से जो बेबी को ब्लड मिलता है तो बेबी भी यूरिन प्रोड्यूस करता है, और वो यूरिन भी मदर यानी प्रेग्नेंट मदर की किडनी के जरिए एक्सक्रीट होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, वाजोडायलेशन करते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ठीक है। जब वाजोडायलेशन होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा किडनी की तरफ, और इसके नतीजे में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाते हैं, कॉमन इंक्रीज हो जाती है 50%। यू मस्ट रिमेंबर रिटर्न टू नॉर्मल अराउंड 20 वीक्स पोस्टमार्टम आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद 20 वीक्स के बाद जो है अराउंड 20 वीक ऑफ पोस्टमार्टम जो है ये बेसिकली नॉर्मल की तरफ आते हैं। इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वजह से यूरिनरी आउटपुट बढ़ जाता है, और वुमेन जो है वो एक्सपीरियंस करती है इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट की, कंप्लेन करती है कि मुझे वही पेशाब बार बार आता है। GI चेंजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस में जो है एनर्जी इनटेक नीड्स टू इंक्रीज बाय 1200 किलो जूल पर डे, क्योंकि मदर जो है उसकी कैलोरीज डिमांड जो है, बॉडी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि इनसाइड यूट्रस मौजूद होता है, यूट्रस के अंदर बेबी मौजूद होता है। स्मूथ मसल टन और मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की लेवल बढ़ी होती है, उसका असर स्मूथ मसल्स के ऊपर होता है और उसकी मोटिलिटी के ऊपर होता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, और इसके अलावा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, फूड के लिए, या इसके अलावा इजैकुलेशन के लिए, रिमूवल के लिए, इजेशन के लिए जो ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स होते हैं, ठीक है। एसिड रिफ्लक्स जो होते हैं एक फिजिकल प्रेशर आता है स्टमक के ऊपर, फंडस के ऊपर यूट्रस का, तो उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स होते हैं। न्यूज़ है इन वोमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्यू टू द राइजिंग लेवल ऑफ ओवेरियन स्टेरॉइड्स। ओवेरियन स्टेरॉइड जैसे कि बीटा HCG है, ये हार्मोन जब बढ़ जाते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उसकी वजह से नोज़िया एंड वोमिटिंग होती है। स्किन के अंदर डिफरेंट चेंजेस आती है, पिगमेंटेशन, ठीक है, इंक्रीज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है। इसमें स्पेशली लीनियर निग्रा जो ये एक डार्क लाइन होता है जो कि स्टमक
के ऊपर यानी कि स्किन के ऊपर जो स्टमक एरिया है उसके ऊपर प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो जाती है। इसके अलावा क्लोआस्मा ग्रेविडेरियम को आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, उसकी फिगर मौजूद है, क्लिनिकल पिक्चर, ठीक है, गालों के ऊपर जो स्पॉट आते हैं। इसके अलावा स्टीरियो ग्रेविडेरियम पेट के अंदर जो है कटे हुए निशान डेवलप हो जाते हैं। स्ट्रेच ऑफ द एब्डोमिनल वाल स्ट्रेच हो जाते हैं और सबक्यूटेनियस इलास्टिक फाइबर्स, पेट के अंदर जो सबक्यूटेनियस इलास्टिक फाइबर होते हैं वो भी रप्चर हो जाते हैं क्योंकि पेट के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाते हैं। पिंक लाइंस जो है डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये उसके बाद जो है ये जो लाइनिंग वगैरह होती है ये दोबारा वाइट हो जाती है आफ्टर लेबर, ठीक है, बर्थ के बाद जो है ये नॉर्मल आते हैं। तो ये क्लोआस्मा ग्रेविडेरियम में जैसे कि मैंने बताया कि फेस के ऊपर जो है इस तरह के स्पॉट डेवलप होते हैं जिसे कि हम क्लोआस्मा ग्रेविडेरियम कहते हैं। ये लीनियर निगरा है, ठीक है, स्टमक के ऊपर इस तरह के लाइन बना होता है। और इसके अलावा स्टीरियो ग्रेविडेरियम जो है ये पेट के अंदर कटे हुए निशान जो है डेवलप हो जाते हैं। माइनर अलाइनमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर मैनेजमेंट। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन जो है ये रैपिडली बढ़ जाते हैं। इट टर्न्स टू इनटू द सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द बेबी ग्रोथ। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, बेबी के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट बनता है, एक सूटेबल ग्रोथ जो है बेबी के पॉसिबल हो जाते हैं, ठीक है। और सेम टाइम पे अगर ये हार्मोन एक तरफ बेबी के लिए फ़ायदेमंद है तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डिस्कम्फर्ट जो है महसूस करती है। मोस्ट चेंजेस जिसमें बहुत ज़्यादातर नॉर्मल्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द माइनर अलाइनमेंट्स इन प्रेगनेंसी जो है वो स्पॉन्टेनियसली सबसाइड आफ्टर डिलीवरी के बाद खुद ब खुद जो वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए आपको कोई प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर्ब और मेडिसिन शुड बी अवॉइड। अच्छा, मेडिसिन जो माइनर अलाइनमेंट्स के लिए मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन लिए जाते हैं तो वो उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि ये फिटल सर्कुलेशन के अंदर चले जाएंगे और आपके फिटस को नुकसान दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें नोज़िया एंड वोमिटिंग है। नोज़िया जो ये कॉमन अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आता है, कॉमन सिम्टम है, याद रखें। एडजस्ट योर डाइटरी हैबिट्स में हेल्प टू ईज दिस डिस्कम्फर्ट। डाइटरी हैबिट्स यानी कम कम खाना और बार बार खाना, स्पाइसी फूडों से परहेज, जंक फूडों से परहेज। कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन और मेडिकल डिजीज़ जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी एक से ज़्यादा हो, जिसे मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। मोलर मास प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती लेकिन कुछ टिश्यूज़ वगैरह जो वेस्ट वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस, जो थायरॉयड ग्लैंड का जो डिसऑर्डर होता है जिसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से सीवियर वोमिटिंग हो सकती है। मैनेजमेंट के अगर पॉसिबल है तो ड्राई फूड ले जा सके, जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, लो फैट फूड हो गया, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, राइस, नूडल्स, मैश्ड पोटैटोस, ठीक है। सम सोर ड्रिंक में जैसे कि लेमोनेड है, पाम जूस है, इसका इस्तेमाल करें। अवॉइड ईटिंग डीप फ्राइड बहुत ज़्यादा जो फ्राइड फूड है उसको खाने से परहेज़ किया जा सके, परहेज़ करें, ठीक है। उसके अलावा ग्रेसी फूड, गार्लिक और स्पाइसेस वगैरह है उसको अवॉइड किया जा सके। और इसके अलावा कॉफ़ी से भी परहेज़ करें तो नोज़िया एंड वोमिटिंग जो है उसकी मैनेजमेंट पॉसिबल हो सकती है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड, ठीक है, कम से कम खाना है लेकिन बार बार खाना है, ठीक है। एवरी 2-3 आवर्स डोंट स्टॉप ईटिंग, ठीक है, आपने खाना स्टॉप नहीं करना है बल्कि 2 से 3 घंटे बाद खाना है और कम खाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने खा लिया तो पेट के ऊपर यानी कि स्टमक के ऊपर जो है वो नोज़िया वोमिटिंग कॉज करेगा। अच्छा, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने, ठीक है, हर मेल्स के दौरान ताकि स्टमक फुलनेस को अवॉइड किया जा सके। हार्टबर्न जो है ये भी एक कॉमन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है ये स्टमक के लाइनिंग और एसोफेगस के स्फिंक्टर लाइनिंग को रिलैक्स करते हैं और इसके नतीजे में एसिड का रिफ्लेक्स पैदा होता है लेकिन टेम्पररी होता है, ठीक है, और इसकी वजह से हार्ट बर्न्स का सिम्टम आते हैं। मैनेजमेंट क्या है, ईट स्मॉल लो फैट मील्स फ्रिक्वेंटली, लो फैट मील खाना है, कम खाना है, बार बार खाना है और खाने को बहुत ज़्यादा अच्छा पाना है, ठीक है। स्पाइसी फूड नहीं लेनी है, लेइंग डाउन नहीं, यानी खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके प्रिकॉशनरी मेजर है। डू नॉट टेक एनी एंटासिड विदाउट कंसल्टेंट डॉक्टर। कंसल्टिंग डॉक्टर यानी डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी एंटासिड, दोज मेडिसिन विच न्यूट्रलाइज द एसिड, आपने वो मेडिसिन नहीं लेने क्योंकि ये भी सर्कुलेशन के अंदर इंटर होकर आपके फिटस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन समटाइम्स जो है रिकमेंड किया गया है कि एंटासिड जो ये सेफ है। कंस्टिपेशन क्या है, 10 से 40% जो है एवरी प्रेग्नेंट वुमेन जो है कंस्टिपेशन का शिकार हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल मसल स्टोन को लो कर देता है और इसके नतीजे में मूवमेंट ऑफ कोलोन डिक्रीज हो जाती है और इसके नतीजे में जो स्टूल जो पखाना होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। मैनेजमेंट क्या है, एटलीस्ट 8 से लेकर 12 कप ऑफ फ्लूइड्स बार बार, ठीक है, फॉर्म ऑफ वाटर, मिल्क, जूस, यानी कि 8 से 12 कप जो है आपने फ्लूइड इंटेक करना है, ठीक है।
और इसके अलावा या तो आपने नीम गर्म या आपने हल्का सा ठंडा जो है करके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। मोर वोल ग्रेन्स, ब्रीड, सीरियल, वेजिटेबल्स, गंदम वगैरह इसके, और फ्रूट्स वगैरह, और इसके अलावा पोटैटो वगैरह, इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि फाइबर्स बढ़ जाएंगे और इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है मेंटेन रहेगी। मेंटेन एक्टिव लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जैसे कि वॉकिंग हो गई, ठीक है, और स्विमिंग तो खैर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बार बार बढ़ जाएगी, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, एंटीनेटल विजिट में। रिजल्ट इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाती है। ब्लड फ्लो क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की वजह से वासोडाइलेशन होती है। वासोडाइलेशन की वजह से ये होती है कि प्रेगनेंसी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आता है, और ब्लड के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है वो यूरिन की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। 50% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन और स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरिनोटिक। पहले मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, स्मूथ मसल्स को डायलेट करता है, उसको रिलैक्स, ठीक है। तो इसके मैनेजमेंट क्या है? फ्लूइड को आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, फ्लूइड इनटेक करना है, क्योंकि इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, बार बार पेशाब आते हैं, ठीक है। द मोर यू यूरिनेट द मोर यू एक्सक्रीट नॉर्मल फ्लोरा और समथिंग एल्स, खतरनाक जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूरिथ्रा से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इन केस यू हैव अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह फिर भी ये डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने लेने हैं। अच्छा, इसके बाद है बैक एक जो है प्रेगनेंसी जो होती है वो स्ट्रेन करती है, प्रेशर करती है बैक के ऊपर और पोस्चर के ऊपर। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, या इसको मैनेज करने के लिए बैक एक को, तो लिफ्टिंग या हेवी वेट को आपने नहीं उठाना है, ठीक है। और हाई हील्ड शूज़ आपने नहीं, मैंने पहले ही इससे पहले यूनिट को हमने डिस्कस किया था। हाई हील्ड शूज़ ये होते हैं कि जो ऐसे सैंडल्स वगैरह जो बहुत ऊंचे हो उसको अवॉइड करना चाहिए, और स्टैंडिंग फॉर टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। मैनेजमेंट क्या है? बैक को सपोर्ट करना है, क्यूशंस वगैरह, और इसके अलावा कुछ ऐसे जैकेट्स आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कमर को आगे झुका के चलना चाहिए, ठीक है। स्लीप ऑन योर साइड विद अ पिलो बिटवीन योर लेग्स, एक पिलो रखना चाहिए, ठीक है, और उस पिलो का हेल्प होना चाहिए, वो पिलो आपको दोनों साइडों पे रखना चाहिए। सिट विथ योर बैक स्ट्रेट एंड वेल सपोर्टेड, बैक को अगर आप कहीं बैठेंगे प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, तो बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। हॉट और कोल्ड थेरेपी देना है, हॉट पैक आते हैं, कोल्ड पैक भी आते हैं, ठीक है, ताकि बैक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल सके। नेक्स्ट स्लाइड में मैटरनल मोर्टेलिटी, जब एक वुमेन जो है वो उसकी डेथ होती है, ठीक है, एनीथिंग हैव टू डू विथ प्रेगनेंसी में कुछ भी हुआ, उसकी वजह से एक मदर जो है वो एक्सपायर हो गई, तो इस कंडीशन को हम मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं और मैटरनल डेथ भी कहते हैं। मैटरनल डेथ जो है ये हैपन होता है, ये वाकई होता है जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है और ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, लेबर से पहले, गेस्टेशन वीक्स के अंदर या लेबर के दौरान, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाए, और लेबर और डिलीवरी के बाद, ठीक है, यानी कि एक बेबी की बर्थ हो गई, चाइल्ड बर्थ हो गया, और 42 डेज के बाद जो है एक मदर जो एक्सपायर हो गई, दैट कंडीशन इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी के डिफरेंट इसके ग्राफ मौजूद है, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डेथ जो है 17% है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे, ओके, तो 70% जो होते हैं आईडी कॉजेस में 17% जो है इंट्रायूट्राइन डेथ भी है, और इसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है। पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज, प्रेगनेंसी के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया, तो 36% जो है ये एमएमआर के अंदर आते हैं। एक्लैम्शिया की कंडीशन होता है जिसमें प्रोटीयूरिया आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 15% जो है ये इसकी कॉजेज है। सेप्सिस है, और फिर सेप्सिस भी 16% है। एबॉर्शन भी जो है ये 16% है। ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, डायरेक्ट कॉजेज, पोस्टमार्टम हेमरेज, जिससे हमने डिस्कस किया कि पोस्टमार्टम हेमरेज जो होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ के दौरान, या चाइल्ड बर्थ जब हो गया तो उसके बाद जो है ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और मोर देन इसमें 500 से लेकर 1000 ml ऑफ ब्लड जो है वो 24 आवर्स के अंदर जो है लॉस हो जाते हैं।
स्किल हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं उसको स्टॉप कर देते हैं, लेकिन अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको स्टॉप नहीं करे, प्रॉपर नॉलेज उसको नहीं होता, स्किल नहीं होता, तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। और ये 36% जो है MMR के रेशो के अंदर आता है। नेक्स्ट में एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया जो है पेशेंट को सीजर आते हैं, बार बार झटका आते हैं, ठीक है, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया दोनों, ठीक है। गुड मेडिकल केयर, डॉक्टर्स जो है इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट केयर जो है ये भी डेंजरस हो सकता है। और 15% जो है प्रेगनेंसी के जो MMR रेशो है उसके अंदर 15% पॉजिटिव फैक्टर में एक्लेम्शिया आता है। इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन की वजह से इंट्रायूट्राइन डेथ भी होता है, ठीक है। IU आता है, ये भी तकरीबन जो है इन्फेक्शन 16% है, ठीक है। वुमेन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है अनसेफ एबॉर्शन की वजह से। अगर एबॉर्शन कर रहा है एक पेशेंट तो उसके इंस्ट्रूमेंट जो है वो अनसेफ है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और लेबर के दौरान अगर बेबी को रिमूव, मतलब बेबी की जब डिलीवरी हो रही है तो उस दौरान जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए थे वो भी इन्फेक्टेड थे, पुअर हाइजीन थे, तो उस वजह से भी हो सकता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल हाइजीन, उसकी वजह से भी, इन्फेक्शन की वजह से एक पेशेंट जो है प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपायर हो सकती है। और इसकी 16% जो है MMR रेशो है, 16% जो है पीपल जो है वो इस वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है अनसेफ एबॉर्शन, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के मतलब आप एबॉर्शन करते हो। एबॉर्शन के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है, आप किस तरह एबॉर्शन कर रहे हो। लेकिन अगर एबॉर्शन ख़राब हो गया, अनसेफ हो गया, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ पुअर हाइजीन्स, तो उसकी वजह से भी प्रेग्नेंट वुमेन जो एक्सपायर हो सकती है। और 26% इसके कॉजेज़ में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी बेसिकली किसको हमने एबॉर्शन, ओके, एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनडायरेक्ट कॉजेज़ में 17% जो है प्रेगनेंसी के दौरान कुछ केसेस जो है वो ख़राब हो जाती है, गेट वर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। जैसे कि HIV हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। डायबिटीज़ हो गया, एनीमिया हो गया, ठीक है, ये इनडायरेक्ट कॉजेज़ है, ठीक है। IU, इंट्रायूट्राइन डेथ, ये भी इनडायरेक्ट कॉज है। और 17% जो है मैटरनल डेथ में इंट्रायूट्राइन डेथ जो है ये काउंट होता है। इसी तरह हाई रिस्क मदर्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम डिफाइन करते हैं कि कैसा कंडीशन होता है कि जिसमें मदर और फिटस दोनों को सिग्निफिकेंटली उसके डेथ के जो चांसेस होते हैं या डिसेबिलिटी के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें लाइफ ऑफ द हेल्थ ऑफ मदर और इन्फेंट दोनों जो है बेसिकली रिस्क के ऊपर होते हैं। ऐसे प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी की आइडेंटिफिकेशन क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं अगर वुमेन की जो प्री नटल केयर है उस तक एक्सेस हो सके, ठीक है। प्री नटल केयर जो उसकी ओवरऑल केयर थी उसकी अगर एक्सेस हमें मिल जाए तो तब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोवर्टी, limiting access to health care system and lack of ability of society and government to provide medical coverage। अच्छा, कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, पोवर्टी हो गई या लैक ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट हो गई और मेडिकल कवरेज हो गई, तो ये क्या करते हैं, ये भी बेसिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। और या लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है बढ़ जाती है, क्योंकि पेशेंट जो है प्री नटल केयर की तरफ जाते नहीं है, ठीक है, प्रिवेंट एक्सेस टू प्री नटल केयर। क्योंकि वो अगर प्री नटल मिसाल के तौर पे फर्स्ट वीक में गए, फिर दोबारा सेकंड वीक में गए, डॉक्टर के चार्जेस अलग, लेबोरेटरी के चार्जेस अलग, अल्ट्रासाउंड वगैरह के अलग, तो कौन इसको अफोर्ड करेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और एट दी एंड जब टाइम ऑफ लेबर आता है तो वो प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी बढ़ जाती है। वंस द वुमेन हैज़ एक्सेस टू प्रीनेटल केयर, अगर एक दफ़ा उसकी प्रीनेटल केयर को एक्सेस मिल चुका होता, अगर वो जा चुकी होती है। सेकंड लिमिटिंग फैक्टर प्रिवेंटिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एट द रिस्क क्वालिटी ऑफ द प्रीनेटल केयर इटसेल्फ, बिकॉज in many cases the services provide care of marginal quality and high risk patient are not identified। most ऐसे केसेस होते हैं कि अगर प्रीनेटल केयर के एक्सेस मिल जाए तो सेकंड जो फैक्टर्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन, उसमें से एक रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना होता है कि रिस्क फैक्टर क्या होता है, ठीक है। ओवरऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना जो है ज़रूरी होता है और आइडेंटिफिकेशन इसकी प्रीनेटल केयर में होती है, ठीक है। प्रीनेटल केयर अगर नहीं होगी तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है स्मॉल सेगमेंट्स होती है, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल पॉपुलेशन का, जो कि मेजॉरिटी प्रोड्यूस करती है मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह से
मैटरनल मोर्टिलिटी भी होती है और इसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टिलिटी होती है वो भी होती है और मॉर्बिडिटी भी होती है। सिंपल सी बात है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मतलब क्या है भाई? अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी तो मदर भी मोर्टिलिटी रेट बढ़ सकती है, डेथ रेट बढ़ सकती है, इन्फेंट की डेथ रेट भी बढ़ सकती है, मदर की डिजीज़ जिसे मॉर्बिडिटी कहते हैं वो भी बढ़ सकती है और इन्फेंट की डिजीज़ भी बढ़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्रोनिक हाइपरटेंशन हो गया, इसके अलावा प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ एनीमिया हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे कि RH फैक्टर हो गया, एलोम्यूनाइजेशन RH उसका अगर हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर A पॉजिटिव ब्लड है और फीटस यानी बाप का जो है A नेगेटिव ब्लड आते हैं तो फीटस के जो ब्लड होते हैं उसके ऊपर एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, तो फीटस के अंदर जो है जो बेबी होते हैं उस ब्लड के अंदर एक ख़तरनाक रिएक्शन होता है, तो उसके लिए इंजेक्शन लगाते हैं, उसको डायग्नोस करना होता है। कार्डियक और रीनल डिजीज़ उसको डायग्नोस करना है। वुमेन एट रिस्क ऑफ कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ एंड ऑफस्प्रिंग, अच्छा कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कि उसकी वजह से जो उसकी औलाद होती है, जो फीटस होता है, वो भी रिस्क पर चला जाते हैं कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ में। ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह से। तो ये तमाम कंसिक्वेंसेस हैं। नीड ऑफ रिफरल, कब आपको रिफ़र करना चाहिए? ठीक है, जैसे कि WHO ने एम्फेसाइज किया है, दिस बैकअप फंक्शन ऑफ रिफरल इज़ ऑफ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर चाइल्ड बर्थ हो गया, ठीक है, चाइल्ड बर्थ को आपने किस तरह रेफ़र करना है, तो इसके लेवल्स हैं। पहले फैमिली या कम्युनिटी लेवल है, फिर हेल्थ केयर सेंटर है और उसके बाद जो डायरेक्ट जो है आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सके, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उसकी मैनेजमेंट के सिस्टम होगा, ज़्यादा स्किल होगा उनके पास। ठीक है, और हाई लेवल ऑफ केयर मौजूद होगा। WHO गाइडलाइन, ठीक है, मिनिमम ऑफ 8 कॉन्टैक्ट आर रिकमेंडेड टू रिड्यूस पेरिनेटल मोर्टिलिटी एंड इम्प्रूव वुमेन एक्सपीरियंस ऑफ केयर। ठीक है, WHO ने क्या किया कि 8 जो प्रीनेटल्स विज़िट होते हैं वो प्रीनेटल मोर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं और वुमेंस का जो केयर होता है वो बढ़ा देते हैं। काउंसलिंग होती है, ठीक है, ईटिंग के हवाले से, फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से प्रेगनेंसी के दौरान। ओरल आयरन और फॉलिक एसिड जो है 30 मिलीग्राम से लेकर 60 मिलीग्राम जो है वो देना ज़रूरी है। ठीक है, 40 माइक्रोग्राम 0.5 mg के बराबर है। फॉलिक एसिड जो है ये ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ताकि मैटरनल एनीमिया ना हो सके, मदर को एनीमिया ना हो सके। ठीक है, ताकि इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, सेप्सिस से भी रोका जा सके, लो बर्थ वेट, और इसके अलावा प्री टर्म बर्थ, इन चीज़ों को भी जो है रोका जा सके। टेटनस टॉक्सोइड वैक्सीन लगाने चाहिए। ठीक है, इसी तरह अल्ट्रासाउंड बिफोर 20 वीक्स, अच्छा 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले भी होना चाहिए, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद भी अल्ट्रासाउंड जो है रिकमेंड किया गया है। ठीक है, और तब तक इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, कोई फिटल एनोमलीज तो नहीं है। फिटल एनोमलीज का मतलब कि अल्ट्रासाउंड 24 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए ताकि उसमें देख सके कि फीटस जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है या मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, एक से ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे WHO ने गाइडलाइन दिए प्रेगनेंसी के हवाले से। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है प्रेग्नेंट वुमेन से यानी पूछना चाहिए कि उनके अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं कर रही। ठीक है, पास्ट में तो नहीं लिया है, प्रेजेंट में नहीं लिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर करती है। न्यू बॉर्न केयर जो है आर्टिकल आपके टीचर ने आर्टिकल शेयर किया है और इंशाल्लाह उस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर न्यू बॉर्न केयर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली कि इस लेक्चर को इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।